नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। छंटनी की खबरों के बीच नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत की एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक तरफ गूगल, ट्विटर, अमेज़न समेत दिग्गज कंपनियों ने लोगों से नौकरियां छीनी हैं, वहीं भारत में कमोबेश हर सेक्टर में नौकरियों का संकट फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। और इस बारे में हमने पहले भी शोज किए हैं, लेकिन आज जो तस्वीर है वो फ्यूचर की तस्वीर है, भविष्य की तस्वीर है। आने वाले दिनों में कंपनियां फुल हायरिंग मोड में हैं और ये कंपनियां खालिस भारतीय कंपनियां हैं, विशुद्ध भारतीय कंपनियां हैं जो हायरिंग के मोड में हैं। कोलकाता की एचआर सॉल्यूशन कंपनी जीनियस कंसल्टेंट ने एक सर्वे किया और इस सर्वे में 2100 से ज्यादा जो कंपनियां थीं उनको शामिल किया गया और इन सभी ने कहा कि 3/4 से भी ज्यादा, यानी इनमें से 77%, 77% के लगभग कंपनियां जो हैं वो हायरिंग करने वाली हैं FY24 यानी 2023-24 के दौरान। जीनियस कंसल्टेंट ने यह भी बताया कि इस साल 12 मार्च से 15 अप्रैल के बीच अलग अलग सेक्टर की कंपनियों के बीच उन्होंने ये सर्वे किया। इसमें बैंकिंग, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, एडटेक, एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी हो, एचआर सॉल्यूशंस हो, आईटी और एआई से संबंधित जो कंपनियां हैं, बीपीओ है, लॉजिस्टिक्स है और यहां तक कि मीडिया जैसे सेक्टर भी इसमें शामिल थे। यह तस्वीर जाहिर है छटनी के दौर में उम्मीद जगाती है, लेकिन सर्वे को हम जरा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उसे देखने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि इस सर्वे में आखिर कहा क्या गया है। तो हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी बता रही हैं इस सर्वे की आखिर फाइंडिंग्स क्या है। ओवर टू यू पूजा। जी, एक सर्वे के मुताबिक इस वित्त वर्ष में 77% कंपनियां हायरिंग करेंगी और एक सर्वे में ये बात सामने आई है जिसमें कि 4 से 7 साल अनुभव वालों को करीब 36% कंपनियां नौकरी देंगी, वहीं 13 साल अनुभव वालों को करीब 9% कंपनियां हायर करेंगी। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बात निकल कर आ रही है जिसमें कि 2100 कंपनियों का सर्वे हुआ था और उसमें ये आउटकम निकल कर आया है। अब अगर ज्योग्राफी वाइज बात करें तो दक्षिण पश्चिम भारत में ज़्यादा नौकरियां हैं, जिसमें कि 33% हायरिंग जो है वो इस क्षेत्र से निकल कर आएगी। इसमें जो कंपनियां रजिस्ट्रेशन करा रही है उसमें भी तादाद में बढ़ोतरी हुई है। नौकरी देने के लिए 10 लाख कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। लेबर मिनिस्ट्री के नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिसमें कि करीब लेबर मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर 35 लाख वैकेंसी निकली है। वित्त वर्ष 23 के लिए ये वैकेंसी निकली और FY22 के मुकाबले अगर कंपेयर करेंगे तो FY23 में 175% ये ज़्यादा वैकेंसी इस बार निकली हुई हैं। और सर्विस सेक्टर की बात करें तो 6.5 लाख कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब इसमें अगर रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर नौकरियों में बढ़त देखने को मिली है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फिलहाल 2 से 2.5 लाख नौकरियां हैं, लेकिन 2030 तक रिन्यूएबल सेक्टर में 35 लाख नौकरियों की बात की जा रही है, जिसमें कि कोल सेक्टर सबसे पीछे है, लेकिन बाकी सभी स्पेस में डिमांड अच्छी नजर आ रही है। और इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि ज़्यादा नौकरियां नजर आ रही हैं। पिछले वित्त वर्ष इंश्योरेंस सेक्टर में 20 लाख नौकरी के आसपास थी। इस बार वहां पर इंश्योरेंस सेक्टर की वैकेंसी में 800% की ग्रोथ नजर आ रही है। ऑपरेशन एंड सपोर्ट सेक्टर में 3.75 लाख नौकरी है। इसके अलावा होटल, फूड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि नौकरियां बढ़ रही हैं। शुक्रिया करेंगे पूजा आपका इस पूरे ब्यौरे के लिए, और इस ब्यौरे के जरिए आप समझ पाए हैं कि आखिर क्यों जो तस्वीर है वो इतनी रोशन नज़र आ रही है, इतनी बेहतर नज़र आ रही है। और ख़ुद सरकार के जो आंकड़े हैं वो भी इसको एक तरह का सपोर्ट दे रहे हैं। सरकार के आंकड़े जो हमारे सामने पूजा त्रिपाठी ने रखे वो भी बता रहे हैं कि किस तरह की एक बेहतर पिक्चर आने वाले वक्त में भारतीय कंपनियों ने, स्वदेशी कंपनियों के लिहाज से नजर आने वाली है। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। परिचय सबसे पहले करा दूं, हमारे साथ भारत भारद्वाज साहब हैं, जाने माने करियर काउंसलर हैं। भारत भारद्वाज साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश में। हमारे साथ अभिजीत तुलसानी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं वावी डेज के, जी हाँ, वाव आई डेज के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम एक आंकड़ा आपके सामने रखेंगे जहां टूरिज्म सेक्टर में भी नौकरियां बम्पर होने वाली हैं, उसको आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा
हमारे साथ आदित्य नारायण मिश्रा साहब हैं, सीईओ डायरेक्टर हैं CIEL HR से। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिजीत और आदित्य सर। सबसे पहले आदित्य सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक तरफ जब हम किसी भी सुबह कोई आम अखबार या ख़बर से जब गुजरते हैं तो हमें सुनाई देता है कि साहब फला कंपनी ने 10,000 लोग निकालने का प्लान कर लिया है, फला कंपनी जो है वो इस तरह का कॉस्ट कटिंग कर रही है। और ये जो कॉस्ट कटिंग और ये जो छंटनी की बातें हैं, ये अब हम आसपास भी हमें देने लगी हैं। हमारे सगे संबंधियों में, हमारे दोस्तों में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ कंपनी में 100 लोगों को आज निकाल दिया गया और इस तरह से अब बढ़ रहा है। अब ऐसे में जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो प्रश्न उठता है, और ये प्रश्न उठता है कि आखिर भारत में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही। पहले, क्या आप इस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है कि सर्वे या बाकी चीज़ें जो हैं उसमें कंपनियां भी जाहिर सी बात है कि हमेशा बेहतर तस्वीर ही पेश करने की कोशिश करेंगी? नहीं, देखिए, जो अभी हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर, स्टार्टअप सेक्टर, वहां पर कुछ मंदी चल रही है, और जिसके वजह से हम लोग को ले ऑफ का न्यूज वो सब आता रहता है। और वो न्यूज इतना नेगेटिव न्यूज इतना वो फैल जाता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे देश में तो नौकरियों का अवस्था बहुत ही खराब हो गई है। लेकिन बात यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, फार्मा, केमिकल्स, ये जो सब सेक्टर्स हैं जो एक तरह हमारे देश के कोर सेक्टर्स के हिसाब से आप मान सकते हैं, ये सेक्टर में काफी सारे अभी काम चल रहे हैं। और देखिए, जो जितनी तेजी से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है हमारे देश में, बहुत सारा नौकरियां अभी लग रही हैं और लगने वाले हैं। और एक बात है कि ये जब कोर सेक्टर का कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तब वो सर्विसेज, जो सर्विसेज सेक्टर हैं, जैसे आपने बताया टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सब में काफी सारा एक्शन सभी बढ़ चुका है। तो मेरा ये मानना है कि इकोनॉमी का एक सेक्टर में थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट या पुअर सेंटिमेंट, वीक सेंटिमेंट, जो भी बोले, वो वीक सेंटिमेंट चल रहा है। जो आईटी सेक्टर, स्टार्टअप सेक्टर, ग्लोबल कंपनीज, वो सब मान के चले। लेकिन हमारी जो कोर सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ईपीसी सेक्टर, केमिकल्स, और थोड़े सर्विसेज सेक्टर्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स में काफी सारा एक्शन हमें देखने मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक तस्वीर आदित्य सर ने साफ की कि कहाँ जो है वो थोड़ा सा क्रंच देखने को मिल रहा है और किन सेक्टर्स में जो है वो अभी संभावनाओं का भरा पूरा संसार है। और इसकी वजह भी उन्होंने बताई कि किस तरह से भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से और अलग अलग सेक्टर जो कि कई मुल्कों में हम देख रहे हैं कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो चूंकि भारत में एक इमर्जिंग सेक्टर के रूप में नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें संभावनाएं साफ तौर पर एक बेहतर नज़र आ रही हैं। भारत सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप इस सर्वे को किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो एस्पायरिंग लोग हैं, जो आने वाले वक्त में एक बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे हैं, वो किन किन सेक्टर्स पर फोकस करें, किन स्किल्स पर फोकस उन्हें करना चाहिए? और क्या वाकई स्वदेशी कंपनियां जो हैं, भारतीय कंपनियां हैं, या वो कंपनियां जो भारत में कारोबार कर रही हैं, वो इस वक्त बेहतर स्थिति में है? धन्यवाद शांत जी, मुझे यहाँ मौका देने के लिए, बोलने के लिए, और विद्यार्थियों से, और मैं ये अपने शेयर करना चाहता हूँ अपनी नॉलेज, जो हमारे पास ज्ञान है, कि क्योंकि हम लोग फोकस करते हैं अगले 10 साल में कौन सी जॉब सेक्टर्स आगे बढ़ने वाले हैं, उसी हिसाब से हम गाइड करते हैं कि आपको उस दिशा में ले जाना चाहिए। तो जो अभी हम देख रहे हैं, चैट जीपीटी जैसे आया है, तो ये मार्केट बढ़ने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये मार्केट काफी ग्रो करेगा। तो लोग अगर इससे बचना चाहें तो भी बच नहीं सकते, लेकिन ये हेल्प करेगा। जैसे कंप्यूटर जब आए थे तो लोगों को लग रहा था कि काफी लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन उसकी वजह से कितनी लोगों की नौकरियां आज बदल गई।
यानी बहुत लोगों को जॉब क्रिएशन मिला। जैसे आईटी सेक्टर, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, काफी हम दुनिया को यहाँ दे रहे हैं। वही हाल जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी होने वाला है। तो मेरा विद्यार्थियों को ये निवेदन है कि जो अगर किसी भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो डिजिटल को अपना हिस्सा जरूर बनाएं। कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग आपका ज्ञान का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं डेटा एनालिसिस काफी अच्छा ग्रो करेगा। जो मार्केट ग्रो करने वाले हैं वो ई कॉमर्स है, सस्टेनेबिलिटी सेक्टर्स है, अ, काफी एनर्जी, सोलर एनर्जी है या नेचुरल रिसोर्सेज है, ये बढ़ने वाले हैं। काफी इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और सरकार ने कदम भी बहुत अच्छे उठाए हैं। आप इन्वेस्टमेंट देखिए, जो विदेशी कंपनियां भी जो यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्ट कर रही हैं आज की तारीख में, तो वो कौन कौन से सेक्टर्स में कर रही हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साथ। एग्रीकल्चर और एजुकेशन, ये एक सेक्टर है जहां पर काफी आगे जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। तो जो लोग अभी स्कूल में हैं या ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं तो इन सेक्टर्स पर ध्यान देना जरूरी है। मैनेजमेंट हमेशा से एवरग्रीन रहने वाला है, फाइनेंस हमेशा से एवरग्रीन रहने वाला है, तो ये सेक्टर्स में जॉब्स की कभी दिक्कत आती नहीं है। आईटी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज होती है। अब कोडिंग से उठकर थोड़ी से तो हम लैंग्वेज की तरफ चले जाएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग की तरफ थोड़ा ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो बात है वो इस पूरी, अगर हम एक बिग पिक्चर के रूप में देख रहे हैं, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि आखिर कहाँ जो है वो तस्वीर इस वजह से बेहतर बनी है, और बहुत ही विस्तार से जो है वो भारत सर ने बताया कि आखिर किस तरह की स्किल्स आपको डेवलप करनी होगी, किन सेक्टर्स की ओर अपना रुझान बढ़ाना होगा। हमारे साथ अभिजीत भी बने हुए हैं। अभिजीत, आपको इस पैनल में रखने का मेरा उद्देश्य बड़ा विशेष है, और वो उद्देश्य ये है कि हमने देखा कि कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा उसको डेंट लगा। लेकिन हाल फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो ये फ्यूचर, जब हम फ्यूचर की तस्वीर देख रहे हैं, तो उसमें ये अकेला सेक्टर 9 करोड़ नौकरियों का दावा कर रहा है। क्या आप लोग तो बहुत कोर जुड़े हुए हैं इससे, क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है कि 9 करोड़ नौकरियां अकेले टूरिज्म सेक्टर से आ जाएंगी? कहा जा रहा है कि 5% तक का जो जीडीपी में योगदान है टूरिज्म सेक्टर का वो बढ़ने वाला है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसमें बहुत नई नई चीज़ें हैं, जैसे हमने धार्मिक पर्यटन को भी देखा कि इस बीच बहुत बड़ा है। तो ज़रा इस पर आप रोशनी डाल पाएँ, किस तरह का क्रेज़ देखने को मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि इस सेक्टर में नौकरियों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं? बिल्कुल। सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। जैसा आप कह रहे हैं कि जो नौकरियों की जो भी डिमांड जो है खास करके सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि कोविड के दौरान होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, जो सर्विस, जो मेन कोर सर्विस इंडस्ट्री जो है उसको बहुत बड़ा डेंट लगा, और उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को शट डाउन करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, और बहुत सारे लोग उन्होंने अपने जॉब्स भी गंवाए। बट जैसे ही कोविड के बाद में हम लोग वापसी करते हुए देख रहे हैं, तो टूरिज्म सेक्टर में, खास करके टूरिज्म होटल सेक्टर में बहुत बड़ी डिमांड आ चुकी है जॉब्स की। बिकॉज अगर आप टूरिज्म को अगर आप गौर से देखेंगे तो खास करके डोमेस्टिक टूरिज्म में भी जो डिमांड है टूरिस्ट का वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसीलिए जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए होता, हमें स्किल्ड मैन पावर जो चाहिए होता, जो कि जो मैनेजमेंट के से बैकग्राउंड से होता है, होटल मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से होता है, टूरिज्म मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से होता है, तो उनकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। इन टर्म्स ऑफ, अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करेंगे तो फ्लाइट टिकट के लिए, वीजा सर्विसेज के लिए, उसके बाद में आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स के लिए, उसके बाद आप सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। सो देयर आर मल्टीपल वर्टिकल्स जहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है। इवन दो होटल्स में भी अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट से लेके तो आपका ग्राउंड स्टाफ तक भी बहुत ज्यादा जॉब्स की डिमांड है, बिकॉज टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, होटल इंडस्ट्री बाउंस बैक कर रही है। और डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में, मैं ज्यादा तो नहीं बात करूँ, पर एटलीस्ट जो भी अपने देश की जो जीडीपी होगी इसमें 5% शेयर ये टूरिज्म इंडस्ट्री का रहने वाला है।
और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी आप जो जॉब्स ओपनिंग है उसमें मिनिमम से मिनिमम 12 to 13% शेयर ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का रहेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और जब इस तरह का जो है वो शेयर कोई सेक्टर दिखाता है, तो जाहिर सी बात है कि एक उम्मीद बनती है इस सेक्टर में निवेश की भी, इस सेक्टर में सरकार के फोकस की भी। और यही वजह है कि बजट में भी जो है वो एलोकेशन बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड ये भी है कि ये जो एलोकेशन है वो और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। आदित्य सर, एक चीज़ जैसा कि बता रहे थे अभिजीत की, बहुत सारे पर्सपेक्टिव जो हैं वो ट्रैवल इंडस्ट्री के हैं। ताज़ा आंकड़े कह रहे हैं कि 9 करोड़ नौकरियां जो हैं वो अकेले ये सेक्टर दे सकता है। लेकिन हम इस सेक्टर में एक चीज़ देखते हैं कि ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड नौकरियां ज़्यादा देता है। बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं या व्यवसाय भी अगर हम देखें तो वो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उस पर लंबे समय तक टिकाऊ जिसको बात कही जाए वहाँ नहीं रहा जा सकता। फिर भी एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है जिससे ये सेक्टर और ज़्यादा इस पर फोकस बढ़ सकता है? देखिए, पहले तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत बढ़ना चाहिए। सेकेंडली, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं, जितने सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी, ये जो वर्टिकल सेक्टर स्किल काउंसिल है, ये सेक्टर स्किल काउंसिल ने काफी सारा काम अभी वो लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत काम अभी बाकी है, ताकि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हमारे देश में उनको एस्टैब्लिश करना होगा और स्टूडेंट्स आने लगेंगे। क्योंकि अभी जो युवाओं का जो एम्बिशन है, एस्पिरेशन जो है, सबको प्रोफेशनल एक लाइफ और प्रोफेशनल सेटअप में काम करने के लिए उनका वो एक एम्बिशन रहता है। और जो कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन है, वो लोग भी प्रोफेशनल सेटअप के साथ एक एजेंसी के साथ काम करना चाहते हैं। तो ये दिशा में हमारा देश अभी बढ़ रहा है। तो एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट सिस्टम्स जो हैं, उसको उसके हिसाब से अलाइन करके आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा ये सेक्टर में, ये एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में आ सके और इसका लाभ उठा सके। जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है देश में और लोगों का सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक वो चेंज हो रहा है, तो ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी ये सेक्टर में ग्रोथ होना ही तो है। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि स्किल डेवलपमेंट और अवेयरनेस, ये दो चीज हमें बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ मैं भारत सर आपके पास आना चाहूँगा। आपको क्या वाकई कमी लग रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? मैं किसी खास सेक्टर की बात नहीं करूँगा, अगर हम ओवरऑल देखें जिस तरह की डिमांड आ रही है, जिस तरह के टैलेंट को खोजा जा रहा है। पिछले दिनों ये भी रिपोर्ट आई थी कि जो टैलेंट कंपनियों को चाहिए वो टैलेंट नहीं मिल रहा है, उस तरह के स्किल वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। और ये एक बड़ी दिक्कत है कि कई बार कंपनियां अपनी उस वक्त की ज़रूरत की वजह से किसी एक काम को कराने के लिए 4 लोग हायर कर लेती हैं कि साहब चलो हमें एक सक्षम आदमी तो नहीं मिला, तो उसकी जगह 3-4 लोगों से वो काम करा लिया जाए। लेकिन फिर हम देखते हैं कंपनियां रीस्ट्रक्चरिंग मोड में आती हैं और 4 में से 3 की नौकरी चली जाती है, 1 की नौकरी बचती है। तो क्या ये एक चैलेंज बना हुआ है? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रशांत जी। ऐसा हमें देखने को मिलता है और उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि देखिए, एकेडमिक जो आपकी डिग्री है वो आपको कंपनी में दरवाजा खोल सकती है, लेकिन जो आपकी ग्रोथ है वहां पर, वो उसके लिए जो प्रोफाइल चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, उस पर स्कूल एजुकेशन का अभी उतना जोर नहीं है। स्पेशली कुछ प्राइवेट स्कूल्स में ये काम हो रहा है, लेकिन अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो सरकारी स्कूल्स में और जो टाउन ए टाउन बी क्लास में जो स्कूल्स हैं हमारे, तो उसमें क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ कि बिना आपके एकेडमिक्स क्या है, क्या जॉब कर रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। वहां पर बहुत कम ऐसा स्कूल है जो हमारे को तैयारी करवाते हैं हम अपने विद्यार्थियों की। तीसरा, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं,
चौथा आपका इमोशनल क्वेश्चन कितना अच्छा है, आप इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये जो स्किल्स है, जो कि हमेशा, जैसे एचआर के यहाँ मिश्रा जी बैठे हैं, वो मेरे साथ एग्री करेंगे कि इस चीज पर, कि ये चीजें बहुत हर हर कैंडिडेट के लिए जो है, टॉप की जो हायरिंग है कंपनीज की, उसमें ये चीजें होनी बहुत जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके इमोशनल स्किल्स, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, और आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स। अगर ये चीज है तो आप कहीं भी अच्छा काम कर लेते हैं। आप आईआईटी को देखेंगे, ट्रिपल आईआईटी दिल्ली या आईएम्स को देखेंगे, तो वहां पर क्या करवाया जाता है, वहां इन स्किल्स को आपको, इन्हीं पर ज्यादा काम किया जाता है। और इसीलिए जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है या जो टॉप की कंपनीज है, वो यहाँ से अपने स्टूडेंट्स को इसलिए उठाती हैं, उनको पता है कि ये हमारे पास एक तराशा हुआ है, उसको कुछ भी ट्रेन करेंगे, और वो जो इंटरनल ट्रेनिंग देंगे, तो आदमी जो है, वो विद्यार्थी हमारे लिए बहुत ही स्किलफुल साबित होगा। जहां पर अगर हम इसको कंपेयर करें बी क्लास और सी क्लास कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटी से, जहां पर यहाँ काम नहीं हो रहा, तो जो इंस्टीट्यूशंस इन प्रोफाइल बिल्डिंग पर काम करेंगे स्टूडेंट्स की, उनके विद्यार्थी एम्प्लॉयबल ज्यादा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक बहुत अहम बात आपने कही है कि आखिर किस तरह से काम करने की आवश्यकता है। अभिजीत, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, आप क्या रिकमेंडेशन देंगे? क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये इस पूरी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो सैलानी हैं, चाहे वो देशी सैलानी हों, चाहे विदेशी टूरिस्ट हों, वो दोनों खर्च करते हैं। हालांकि विदेशी सैलानी ये माना जाता है कि 26% ज़्यादा जो है वो अपने टूर पे खर्च करते हैं और वो एक अलग मोड में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो इसमें सबसे अहम बात आपको क्या लगती है कि किसी भी सेक्टर के लिए जब उस सेक्टर के लोग रेकमेंड करें, एक सुझाव दें वहाँ सुधार की, तो वो सुझाव आपकी तरफ से क्या होगा? सुधार आप किस किस इस पे आप पूछ रहे हैं? सुधार इन द सेंस किस सुझाव क्या मतलब आपका सेक्टर क्या चाहता है? मतलब सरकार से अगर चाहना हो आपको, आपके सेक्टर को एग्जैक्टली अगर कुछ रिवाइवल चाहिए तो वो किस तरह का चाहिए? सबसे पहले देखिए, अगर आप बजट देखेंगे टूरिज्म के लिए, ये बड़े ही हास्यास्पद है कि केवल आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, उसके लिए बजट ये ना के बराबर है। 2400 करोड़, ये इसमें हम क्या ही कर पाएंगे। बट सरकार की तरफ से हम लोगों को तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि जैसे अगर आप टीसीएस देखेंगे, जो टीसीएस 5% टीसीएस, या उसको अभी बात चल रही कि उसको बढ़ा के 20% तक लेके जाए, तो ये इम्पैक्ट किसके ऊपर करेगा? ये इम्पैक्ट टूरिस्ट के ऊपर ही करेगा। बिकॉज कोई भी कंपनी अपने जेब से तो टीसीएस नहीं भरती है या जीएसटी नहीं भरती है, वो तो कस्टमर से ही लेती है। तो ये जो वेवर है, ये टीसीएस में हो या आपका जीएस में, वेवर कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करते हुए देखना चाहिए, जिससे हम टूरिस्ट को या टूरिज्म को और बढ़ावा दें, टूरिस्ट को और उनको इनवाइट करने की कोशिश करें। और जो भी हमारे देशों में पर्यटन स्थल है, अगर आप देखें, हमारे पास में स्नो है, हमारे पास में डेजर्ट है, हमारे पास में मिस बीचेस है, हमारे पास में क्या नहीं, आप बताइए। स्नो के लिए लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, डेजर्ट के लिए दुबई जाते हैं। तो हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास हर वो चीज है, हर वो कल्चर है जिसके लिए लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। पर वो उनको बुलाने के लिए, उनको लुभाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ एक बड़े स्टेप्स लेने होंगे। जैसे मैंने कहा कि टीसीएस में सुधार हो, टीसीएस के जो परसेंटेज में रिवाइव करने के लिए हो या जीएसटी में रिवाइव करने के लिए हो। और जो मैक्सिमम लेवल पे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हो है जहां पे, तो वहां पे क्लीनलीनेस को लेकर भी बहुत बड़ा चेंजेस लाने का जरूरत है। क्लीनलीनेस हो, सिक्योरिटी हो, टूरिज्म सिक्योरिटी, टूरिस्ट सिक्योरिटी, अगर आप देखेंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज ऐसी कुछ घटनाएं घटी है कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स पे जहाँ पे विदेशी पर्यटक को लेके कुछ चीजें घटित हुई है, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, जो उसको भी बड़े लेवल पे कंसिडर करना बहुत जरूरी बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि वाकई किसी भी सेक्टर के एक बेहतर तस्वीर के लिए ज़रूरी है कि
हर तरह से जो है वो एक माहौल बनाया जाए, और जब ये माहौल बनता है तो वो सेक्टर उभरता है और उस सेक्टर से एक ऐसी तस्वीर निकलती है जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि नौकरियां जो हैं, लोगों को रोज़गार जो है वो सेक्टर देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस सेक्टर में पैसा आएगा, उस सेक्टर में ग्रोथ होगी तो उसका फ़ायदा आम लोगों को तो मिलेगा ही, इसके साथ ही उस सेक्टर में लोगों की भर्तियां भी करनी पड़ेंगी, उस लिहाज से भी बेहतर होगा। अपने तमाम खास मेहमानों का, भारत सर, अभिजीत और इसके साथ ही आदित्य सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा के लिए। बहुत ही अच्छी चर्चा रही, बहुत ही शानदार चर्चा रही आप सभी के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।